हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप जानते हैं जैसे कि कैट 26 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास अभी प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो देखिए, आप जो जो भी टॉपिक्स अभी प्रिपेयर कर रहे हो उनके आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, मॉक टेस्ट लगाना है, वो सब तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ से अब आपको एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान करना है। अगर आपने टाइम टू टाइम टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किए, उनकी प्रैक्टिस नहीं किए, तो आप टॉपिक्स को भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो भले कुछ टॉपिक्स आप नहीं कर रहे हो कंप्लीट, छोड़ दिए, वो चलेगा, लेकिन जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं उसको आप अगर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करेंगे तो उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन नहीं होगा और आप एग्जाम में वो सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए एक रिवीजन की सीरीज, जिसमें पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। ये जो वीडियो है वो रेलेवेंट है इन सारे एग्जाम के लिए, कैट, स्नैप, एनमेट, सीमेट एंड सीईटी, बट मोर स्पेसिफिकली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैट, सो आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैट। और उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड। वो पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ रिवीजन लेक्चर। सो बेसिकली यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डेरिवेशन एकदम वो सब नहीं करने वाले हैं, बस जो शॉर्ट में जो फॉर्मूलेज है वो उनको हम देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे एक्चुअल कैट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। यहाँ से हम एक शॉर्ट में चीजें समझना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये दो इक्वेशन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सी मैंने इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x + y = 10 एंड x - y = 4। इनको मुझे अगर सॉल्व करना है तो सिंपली आई कैन सॉल्व देम बाय एडिंग दिस टू। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, x + x 2x, y - y वुड गेट कैंसिल एंड 10 + 4 वुड बी 14। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 7, और किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूं तो आई विल गेट y = 3। तो हियर आई कैन से x, y is equal to 7, 3. This is the solution of the equation, and since this is the only possible values of x and y for which both equation will get satisfied simultaneously, therefore I can say this will also be my unique solution। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3, यही एक ऐसी पेयर ऑफ वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा एक ही पॉसिबल पेयर है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा एक ही सॉल्यूशन है जिसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये यहाँ पे इस केस में दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन थे, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब मान लीजिए आपके पास वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, ऐसी एक ही इक्वेशन है, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, इवन कोई वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, x - 1, y + 11। फ्रैक्शन में भी वैल्यूज हो सकती है, x की वैल्यू 5.5, y की वैल्यू 4.5। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अगर मैं काउंट भी हमको नहीं कर सकते तो मैं अगर कह सकता हूं यहाँ पे कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिले, ऐसा क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स है, कितने इक्वेशन है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, सो फॉर गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसा है तो इन दैट केस व्हाट वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर ऐसा केस नहीं था, यहाँ पे वेरिएबल्स दो थे, इक्वेशन एक थे, इसलिए आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का केस लिया, लेकिन वो बहुत आसान इक्वेशन थी। और इस टाइप की इक्वेशन जब भी आपको दिए रहे, जिसमें 2 वेरिएबल का सम दिया है, 2 वेरिएबल का डिफरेंस दिया, तो एक शॉर्टकट भी होता है वैल्यू निकालने का। आपको अगर x की वैल्यू निकालना है तो सिंपली इनको ऐड करके आप आधा कर सकते थे, 10 + 4/2, और जब इनका और y की वैल्यू जब निकालना है तो इनका आप डिफरेंस लेके आधा कर सकते हैं, 10 - 4/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 7 और ये वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसा कभी इक्वेशन है जहां 2 वेरिएबल का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी इस तरीके से निकाल सकते हैं शॉर्टकट से। नाउ मान लीजिए इक्वेशन कुछ ऐसा है जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स 1 के अलावा सम अदर कोफिशिएंट है 2, 3, 4, 5।
तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है हमारे पास और दूसरा होता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, बाय मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल सेम। यहाँ पे जैसे मैं x को भी कोफिशिएंट को भी सेम बना सकता हूँ, y को भी। यहाँ ज्यादा इजी मेरे लिए y के कोफिशिएंट को बनाना है इक्वल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन आ जाएगी 8x minus 2y equal to 10, और दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज y का इधर साइन प्लस है, इधर माइनस है, तो ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलेगा 3x plus 8x 11x, y टर्म वुड गेट कैंसिल, 12 plus 10 22। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपको x की वैल्यू मिलेगी 2, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन में रखता हूँ, ठीक है। सो 4 into 2 8 माइनस y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 and y equal to 3, this would be my solution। और again since this is the only possible pair of values of x and y, so मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, this would be my unique solution। तो अभी जो 3 हमने एग्जांपल लिए दोस्तों, यहां तक तो यही समझ में आ रहा है कि जितने वेरिएबल है, अगर उतनी इक्वेशंस हैं आपके पास, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेरिएबल जितने उससे कम इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर है तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये बात क्या वाकई में सही है? तो इस चीज को जरा चेक करते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है अभी, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमको पढ़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिया हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। हर जगह एग्जांपल में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स हमने लिए हैं। चलिए अब इनको समझते हैं। इसको जैसा हम सोच रहे हैं कि हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए अगर 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको दिख रही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इफ यू डिवाइड दिस सेकेंड इक्वेशन बाय 2, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट x plus y equal to 10। तो यहां पर 2 इक्वेशन देखने में जरूर दिख रही थी कि ऐसे 2 अलग इक्वेशन है, बट एक्चुअली ये 2 इक्वेशन थी नहीं, थी वो एक्चुअली एक ही इक्वेशन। मतलब आपकी इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, और जब इक्वेशन कम होती है, वेरिएबल ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2 इक्वेशन ना सिर्फ दिखने में अलग होना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में वो दोनों इक्वेशन अलग है, तो ही आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ वेरिएबल 2 थे लेकिन इक्वेशन एक ही थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट। ओके, लेकिन अगर वेरिएबल 2 है और इक्वेशन भी 2 है और दोनों इक्वेशन यूनिक है, तब इसको आप सॉल्व करोगे तो दोनों इक्वेशन अलग है, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो अभी हमने एग्जांपल लिए थे थोड़ी देर पहले, इनको आप ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशन वुड बी यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे आपके, 1। बट अगर 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, दोनों डिस्टिंक्ट भी है, तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ इक्वेशन जहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर देखें। सपोज इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको 0, राइट हैंड साइड मिलेगा -5। सो 0 इज इक्वल टू -5, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब इक्वेशन से कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है जो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और कोई भी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ये इनकंसिस्टेंट वर्ड कहां से आया, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना नॉर्मली कि इस प्लेयर का सीरीज में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंट नहीं था मतलब एक जैसा नहीं था, कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी खराब कर रहा है, इस तरीके से। तो ऐसी इक्वेशन भी अपने बात पे कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे, एक तरफ इक्वेशन कह रही है कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 होना चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे नहीं x प्लस वाई 10 नहीं, x प्लस वाई 15 होना चाहिए। तो ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है इक्वेशन, ठीक है। तो वहां से ये वर्ड आया है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। सो बेसिकली देखिए दोस्तों, ये दोनों केसेस में जहां पे कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, इनको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे इस केस में आपको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने इक्वेशन को ऑब्जर्व किए, थोड़ा सा उसको सॉल्व किए हमने, तब समझ में आया कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 से कैंसिल करे तब समझ में आया, यहाँ इक्वेशन को ऐड किए तब यूनिक सॉल्यूशन मिला, यहाँ भी डिफरेंस लिए तो समझ में आया। मतलब हमने कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसके बाद हमको ये रियलाइज हुआ कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, यूनिक आएंगे कि नो आएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी मेथड, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना इक्वेशन को सॉल्व करें, जस्ट उनको ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि इक्वेशन के नो सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे या यूनिक आएगा? तो यस, इसका तरीका है, हम जस्ट उनके कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करके ही ये चीज बता सकते हैं। जैसे देखिए, इसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, ये जो 2 इक्वेशन है ना, आप उसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोफिशिएंट मिल जाएंगे, वेयर A1 and A2 are the coefficients of X, B1 and B2 are the coefficient of Y, and C1 and C2 are the constant in the given 2 equation। अब आपके सामने ये 2 इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। चलिए, अब यहां से आप देखिए और बताइए A1 by A2 कितना आ रहा है। A1 by A2 आ रहा है 1/2। What is B1 by B2? That is also 1/2, and C1 by C2, that is also 10/20 means 1/2। बेसिकली यहाँ पे तीनों रेशो 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, मतलब तीनों ही रेशो क्या है, इक्वल है। और जब 2 इक्वेशन में ये तीनों रेशो सेम आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे ऐसे इक्वेशंस के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक में क्या होगा, अगर आप यही कोफिशिएंट को ऑब्जर्व कीजिए, A1 by A2 1/1, B1 by B2 1 by -1, so basically A1 by A2 is not equal to B1 by B2। तो ऐसा कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो किसकी के लिए, तो इक्वेशन को बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे तीसरा केस आप देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1/1, A1 by A2 1/1, B1 by B2 1/1, C1 by C2 10/15 means 2/3। यानी यहाँ पे A1 by A2 1/1 is equal to B1 by B2 which is also 1/1, but this is not equal to C1 by C2 which is 2/3। तो ऐसी अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो चलिए, ये 2 इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द एक्चुअल ग्राफ बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स, रफली मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो जब 2 इक्वेशंस दी हुई है आपको यहाँ पे, और उसके इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन होंगे जब, तो ग्राफिकली वो कैसे 2 लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। हेयर ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलिए, पहले केस में हम यहाँ पे अगर बनाएंगे तो एक लाइन मान लीजिए ऐसी है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ही ऊपर रहेगी, ओवरलैपिंग लाइन आपको बेसिकली मिलेगी। व्हाई आई एम गेटिंग ओवरलैपिंग लाइन हियर, बिकॉज ये एक्चुअली 2 इक्वेशन है ही नहीं, इक्वेशन तो एक ही है। अब इक्वेशन एक ही है तो लाइन भी तो एक ही बनेगी, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी। और यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर दोनों लाइन के बीच में कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो मैं निकालूंगा, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स NP से अगर डिनोट करूं तो यहाँ आएंगे इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पर आपको ऐसी 2 लाइन देखने को मिलेगी, एक लाइन ऐसी कुछ रहेगी, दूसरी लाइन ऐसी रहेगी, और दोनों एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे मिलेगी। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो इसके सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे 7,3, तो ये एक पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये 2 लाइन को अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और इनको मैं सिंपली बोल सकता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस है अगर, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1। ओके, और जो तीसरा केस है जहां पे 2 लाइन तो आएंगी लेकिन उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर अगर आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपका पैरेलल लाइन वाला केस हो जाएगा, और यहां पे नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे 0। तो बेसिकली अगर मैं
ऐसा कहूं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे 0 है, 1 है, इनफाइनाइट है, तो ये चीज एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन को। तो दो लाइन या दो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे वो कैसे डिसाइड होता है, या उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि ये जो दो इक्वेशन है उनको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो दोनों लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे उतने सॉल्यूशन। तो दो लाइन या तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या हो सकता है एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। तो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज फॉर एनी सच लीनियर इक्वेशंस। दो लाइन के लिए, दो लाइन या फिर मैं बोलूं दो इक्वेशन के यही 3 पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट और नो। इसके अलावा चौथा केस पॉसिबल कभी भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहां से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है, ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है फॉर नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और स्पेशल केसेस होते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के, वो आपको समझना है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिया हूं, आप देख सकते हैं, तो इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहला केस क्या है, देखिए आपको दो इक्वेशंस नजर आ रही है, यहाँ पे आपको y फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वेरिएबल 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है लेकिन इक्वेशंस 2 है। और ये सभी एग्जांपल मैंने ऐसा लिया हूं जहां नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है बट इक्वेशन कम है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ आपसे निकालने के लिए कह रहा है, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज, तो क्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो मैं किस तरीके से सोचूंगा कि अगर मुझे वेरिएबल y चाहिए तो आई वुड लाइक टू एलिमिनेट x एंड z। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करने का सोचूं तो कैसे करूंगा? देखिए यहाँ कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ 4 है, तो सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2, तो व्हाट आई विल गेट 4x plus 6y plus 12z is equal to 34 into 2 68. Let's say this is equation first, this is equation second. ठीक है, सो यहां से अगर मैं 2 - 1 करता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 4x - 4x 0, 6y - 5y y, 12z - 12z 0, 68 - 50 18. So from this I will get y equal to 18. अब हमने तो x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के हिसाब से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, बट हमने ऑब्जर्व क्या किया, z अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ स्पेशल केस था, यहाँ पे x और z के जो कोफिशिएंट थे ना उनका रेशियो सेम था। तो जब भी दो इक्वेशन में किसी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है तो दोनों वेरिएबल साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं और तीसरे वेरिएबल की हमको वैल्यू मिल जाती है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन कम है तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, या मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे नो डाउट, बट उसमें x और z की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप वेरिएबल y की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बाकी दो वेरिएबल के रेशियो सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता था तो आप z की वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट केस ये वाला। अब यहाँ पे आपको x + y + z इसका सम निकालना है, इंडिविजुअली नहीं निकालना है। तो आप ध्यान से अगर इन दो इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये एक स्पेशल केस था वैसे ये भी एक स्पेशल केस है। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, इनके दोनों जो इक्वेशन में x, y और z के जो कोफिशिएंट है वो AP में है। AP में कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए सम कितना है +3, सम मतलब सॉरी डिफरेंस, यहाँ पे भी कितना है +3। सेम चीज यहाँ पे भी आप नीचे वाले इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे है +4 +4। तो जब भी इस टाइप से इक्वेशन आपको दी हुई है और तीनों वेरिएबल का सम पूछा है तो इसको सॉल्व करने का इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, आप याद रखिए, आप दोनों इक्वेशन को ना एक दूसरे के कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये 4 है, ये 3 का डिफरेंस है या 4 का डिफरेंस है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। मैं नीचे लिख देता हूं उसको। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4
एंड दिस सेकेंड इक्वेशन बाय 3। पहले करते हैं मल्टीप्लाई, क्या मिलता है रिजल्ट देखते हैं। तो दिस इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 20y प्लस 32z इज इक्वल टू 160। ठीक है, ओके। नाउ आगे इस इक्वेशन को इंटू 3 करता हूं तो ये मिलेगा 15x प्लस 27y, 13 इंटू 3 39z, 66 इंटू 3 डेट वुड बी 198। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो अब आप करिए 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 15x माइनस 8x 7x, 27 माइनस 20 7y, 39 माइनस 32z 7z, 198 माइनस 60 38। ठीक है, यहां से इफ यू टेक 7 कॉमन, ठीक है, इफ यू टेक 7 कॉमन देन यू विल गेट 7 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 38/7। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जब भी ऐसे दो इक्वेशन दी हैं जिसमें कोफिशिएंट्स x y z के AP में है और तीनों वेरिएबल का सम पूछा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे स्पेशल इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल तो है, इक्वेशन 1 है और आपसे क्या पूछा है, ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिलेंगे बिकॉज यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दे दिया है कि x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। आप उनको जीरो नहीं ले सकते, उनको नेगेटिव नहीं ले सकते, उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। यहाँ पे ना आप पहले हिट एंड ट्रायल से कोई भी एक सॉल्यूशन सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है, जैसे आप देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 40। सपोज मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 10 मिल जाएगा और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बट ये सॉल्यूशन को मैं फाइनल सॉल्यूशन में काउंट नहीं करूंगा बिकॉज x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऐसा दिया था। अब लेकिन एक इनिशियल सॉल्यूशन आपको मिल गया तो उससे हम आगे के सॉल्यूशन जनरेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे आपको क्या करना है, x और y को एक दूसरे के कोफिशिएंट से चेंज करना है। बीच में प्लस साइन है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है। जैसे देखिए एक सॉल्यूशन अगर 0 10 मिल गया जो कि वैलिड नहीं है, बट दिस कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशन अगर कंस्ट्रेंट नहीं दिया रहता तो। अब मैं ना इसमें 4 से इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 4 8 12 16 एंड सो ऑन। मैं किसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं, x की, तो y की वैल्यू x के कोफिशिएंट से कम होगी, 3 से कम होगी। तो ये हो जाएगा 7 4 1 देन -2। तो यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ूंगा तो ये और नेगेटिव होते जाएगा, पीछे जाऊंगा तो ये x नेगेटिव होती जाएगी। तो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 7 28, 12 प्लस 28 40, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 4 16, 24 प्लस 16 40 एंड 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 1 4 36 प्लस 4 40। तो इस तरीके से ये 3 स्पेशल केस है जहां पे वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है। इस तरीके से इन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्चुअल कैट क्वेश्चंस। एक रिवर्स नंबर का कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें, इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है। पहला, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। ठीक है, तो जैसे कोई भी आपका नंबर है 2 डिजिट, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर पहले कंसीडर करते हैं 78। तो 78 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 7 प्लस 8। ओके, तो कोई भी ऐसी 2 डिजिट नंबर एक्स वाई को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। अब मान लीजिए इसका रिवर्स नंबर अगर है, रिवर्स नंबर को हम लिख सकते हैं yx इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। और इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा xy प्लस yx इज इक्वल टू
10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y, तो 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर ले लीजिए और उसका रिवर्स उसमें ऐड कीजिए, तो डेट वुड बी 11 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, यही 78 वाला। 78 प्लस 87 वुड बी 11 टाइम्स 7 प्लस 8। यू कैन क्रॉस चेक एंड वेरीफाई। 15 इंटू 11 165, इन दोनों का सम भी आएगा 165। वही अगर दो नंबर का मुझे डिफरेंस लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा, ये देखिए एक्स वाई है आपका 10x प्लस वाई, वाई एक्स हो जाएगा आपका 10y माइनस एक्स, सॉरी 10y प्लस एक्स। अब इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं, इनको माइनस करते हैं आपस में, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स 9x एंड y माइनस 10y माइनस 9y। 9x माइनस 9y वुड बी 9 कॉमन, 9 टाइम्स ऑफ x माइनस y। तो ये दूसरा आपका रिलेशन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। 56 या 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 5। एक चीज यहाँ पे छोटी सी ध्यान रखना, यहाँ पे अगर पहले आप x ले रहे हो तो यहाँ पे भी पहले x लेना पड़ेगा। एडिशन में वो प्रॉब्लम नहीं होती है, आगे पीछे एडिशन चल जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई 2 डिजिट नंबर के। अब 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, जैसे आपका कोई भी 3 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप कोई नंबर लेके देख लीजिए, जैसे कि 345। तो 345 को आप इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 5, या जनरलाइज फॉर्म आ जाएगा 3 डिजिट नंबर का एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस z। ओके, अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, zyx इज इक्वल टू 100z प्लस 10y प्लस x। अब देखिए 3 डिजिट नंबर को अगर आप उसके रिवर्स से ऐड करोगे तो कुछ ऐड करने पे स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, यानी सम लेने पे स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, पर डिफरेंस में एक रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ आपस में तो ये आ जाएगा xyz माइनस zyx इज इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंस लेने में y वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 100x माइनस x 99x एंड z माइनस 100z माइनस 99z, तो 99x माइनस 99z कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तीसरा और आखिरी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है रिवर्स नंबर के कॉन्सेप्ट में, ओके। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे ये 543 माइनस 345, उसका रिवर्स नंबर डेट वुड बी 99 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो पहला डिजिट है और दूसरा डिजिट यहाँ पे ये लेना है आपको x और z, मींस 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके लिए रिजल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 11 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, and difference between 2 digit number and number found by reversing its digit is always equal to 9 times the difference of digits, and difference between 3 digit number and number found by reversing its digit is always equal to 99 times the difference of first and last digit, okay। तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए अबाउट लीनियर इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं एक्चुअल कैट क्वेश्चंस सॉल्व करना 1 बाय 1, ओके ओके। चलिए अब सबसे पहले कैट 21 स्लॉट 1 ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्या दिया है क्वेश्चन में, A basket of 2 apple, 4 orange and 6 mango cost the same as basket of 1 apple, 4 orange and 8 mangoes, or a basket of 8 orange and 7 mangoes। मतलब 3 सिचुएशन दी है, तीनों बास्केट में अलग अलग फ्रूट है और तीनों बास्केट का कॉस्ट सेम है। तो पूछा है नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट ऑफ द मैंगोज दैट हैज सेम कॉस्ट एट द अदर बास्केट। तो अगर एक चौथी बास्केट है जिसमें सिर्फ मैंगोज है और उसका कॉस्ट बाकी तीनों बास्केट के बराबर है, तो चौथे बास्केट में कितने मैंगोज होना चाहिए, ये सवाल है। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ। 2 एप्पल्स प्लस 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोज, इसका जो कॉस्ट हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू बास्केट ऑफ 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज एंड 8 मैंगोज
और इसका कॉस्ट बराबर है 8 ऑरेंज और 7 मैंगोज के बराबर, 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगोज के बराबर। और इन तीनों बास्केट के प्राइस के बराबर किसका प्राइस है? एक और बास्केट जिसमें सिर्फ मैंगोज है, और यही सवाल है कि कितने मैंगोज आएंगे जिनका कॉस्ट इन तीनों से सेम है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले इतने पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इतने पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए ये 4 ऑरेंज ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए को एक तरफ ले लीजिए, एम को एक तरफ ले लीजिए, तो 2a माइनस 1a, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8m माइनस 6m, ये हो जाएगा 2m। मतलब एक एप्पल का कॉस्ट 2 मैंगो के बराबर है। ये चीज पहली चीज मुझे यहां से मिली, ठीक है। एक एप्पल का कॉस्ट 2 मैंगो के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 1 एप्पल की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 मैंगो। नाउ दूसरी चीज, अब आप इतने पार्ट को सॉल्व कीजिए यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या करना है अभी, अब एक ऑरेंज का कॉस्ट निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए अभी इक्वेशन 2 मैंगो प्लस 8 मैंगो 10 मैंगो, ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। 2 प्लस 8 10 मैंगो माइनस 7 मैंगो, तो हो जाएगा 3 मैंगो इज इक्वल टू 8 ऑरेंज माइनस 4 ऑरेंज, दैट वुड बी 4 ऑरेंज। तो मुझे यहां से क्या मिला कि 3 मैंगो का कॉस्ट 4 ऑरेंज के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, 3 मैंगो का कॉस्ट 4 ऑरेंज के बराबर है, तो ये जो 4 ऑरेंज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मैंगो। तो 4 ऑरेंज की जगह मैंने लिख दिया 3 मैंगो, ठीक है, 3 मैंगो। और ये जो बास्केट का प्राइस है उस बास्केट के प्राइस के बराबर है जिसमें सिर्फ मैंगो है। तो देखिए यहाँ पे कितने मैंगो गए, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 मैंगोज। और यही सवाल था आपका कि कितने मैंगो है बास्केट में, तो आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा इसमें ऑब्जर्व करके इसको आसानी से सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में भी कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करना है। देखिए मैंने कितने मिनिमल स्टेप में, यहीं पे आपका माइंड में ही इक्वेशन को ऑब्जर्व करके अच्छे से सॉल्व कर लिया मैंने। तो सही तरीके से बहुत बार रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो जाता है एग्जाम में। डेटा को आप सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के लिखेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 3-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when the 3-digit numbers are arranged in reverse order? Okay. तो रिवर्स नंबर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्तों। तो मान लेता हूं मैं एक 3-digit नंबर, लेट नंबर इज इक्वल टू XYZ, यानी XYZ जिसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, 100x प्लस 10y प्लस z। उसी का रिवर्स नंबर हो जाएगा ZYX इज इक्वल टू उल्टा, ठीक है, 100Z प्लस 10Y प्लस x। और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि अगर एक 3-digit नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं तो 198 से बढ़ जाएगा। तो ऐसे कितने 3-digit नंबर हैं? तो देखिए रिवर्स नंबर 198 से बढ़ जाएगा, मतलब कंपेयर टू ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर इज 198 मोर। बेसिकली अगर मैं नए नंबर में से पुराना नंबर, रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल नंबर माइनस करूं तो डिफरेंस आएगा 198। इट मींस ऐसा दिया हुआ है ZYX माइनस XYZ इज इक्वल टू 198। एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि डिफरेंस बिटवीन 3-digit नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 99 टाइम्स डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। पहले Z आया बाद में X, तो यहाँ पे आएगा Z माइनस X। दिस इज इक्वल टू 198। तो यहाँ से 99 1 टाइम 99, 99 2 टाइम्स 198, यहाँ से Z माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, या फिर मैं बोलूं Z हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो x की आप जो भी वैल्यू लोगे उसके कंपैरेटिवली Z आपको 2 ज्यादा लेना पड़ेगा। वैसे XYZ क्या है, XYZ आर द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। डिजिट्स कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। बट यहाँ पे बोल रहा है सारे नंबर 3-digit नंबर है ग्रेटर देन 100, तो मतलब x की मिनिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हैं, 1 लेना पड़ेगा। यू कांट टेक 0 बिकॉज अगर आप 0 कंसीडर कर लेंगे x को तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो 3-digit नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं कितने पॉसिबल रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो देखिए XYZ में x की मैं मिनिमम वैल्यू ले सकता हूँ 1। जितनी भी x की वैल्यू लूंगा Z उससे 2 ज्यादा हो जाएगा। तो if I take x1 then Z would be 3, x2 Z would be 4 sorry, then 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9।
इसके आगे नहीं बढ़ सकता बिकॉज z एक डिजिट है और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 9 हो सकती है। यहाँ पे देखिए 7 केसेस मिले आपको, 7 केसेस, ठीक है। अब x और z की तो वैल्यू मैंने ले ली है यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 to 9 कुछ भी चलेगी इन सभी केसेस में, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9। तो नंबर ऑफ सच नंबर्स या सच 3 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हो जाएंगे बताइए? तो हर x और z के कॉम्बिनेशन के लिए देयर वुड बी 10 नंबर्स, 103, 113, 123, 133, 143। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो हो जाएगा 10 into 7, that is 70 numbers. So answer for this question would be 70. ठीक है, चलिए क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी हुई है और आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। ओके, पहले तो मैं दो इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 22, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ थोड़ा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 34, ठीक है। नाउ माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, यहां से x कॉमन है और यहां से तीनों टर्म से y कॉमन है। तो इफ आई टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये बचेगा 1 माइनस वाई, सॉरी 1 नहीं, यहां बचेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए मैं y कॉमन लेता हूं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 नहीं, अगेन सॉरी माय बैड, यहां हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 34। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट में ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म बन रहे हैं यहाँ पे। एक काम करता हूं ना मैं, y की जगह व्हाट इफ आई टेक कॉमन माइनस वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, देखिए माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा लिखूं चलेगा क्या? देखिए चलेगा ना, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये ऐसा हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 34। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज देखिए हमको वैल्यू निकालना है x माइनस वाई की, तो यहाँ टर्म मुझे x माइनस वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के इसको x माइनस वाई के फॉर्म में ला लिया। अगर नेगेटिव साइन कॉमन नहीं निकालते तो उल्टा आता, y माइनस एक्स आता, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इफ आई ऐड दिस टू इक्वेशन, तो देखिए लेफ्ट साइड में ये ब्रैकेट तो कॉमन है, तो ब्रैकेट तो कॉमन आ ही जाएगा। और कॉमन ब्रैकेट के अलावा यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस वाई, और राइट साइड 22 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 56। ना ये जो वैल्यू निकालना है इसको आप मान लीजिए t, इसको मैं लिख सकता हूं t, और ये भी हो जाएगा t हो जाएगा इस तरीके से कुछ, t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 56। ओके, तो अब आपको बताना है ये t की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये t और t माइनस 1 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट 56 है, तो इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पे ये एक वैल्यू होगी 7, दूसरी वैल्यू होगी 8, 7 इंटू 8 56, मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगी 8। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 21 स्लॉट 2 का, आई होप क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या दिया आप देखें क्वेश्चन में, फॉर अ 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड टेंस प्लेसेस इज 14, द सम ऑफ डिजिट इन द 100, 10 एंड यूनिट प्लेस इज 15, इन टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन द यूनिट प्लेस डिजिट। तो इतना देखिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो पूरा पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
अगर आप ये पढ़ लिए एक बार में और अपने यहाँ पर जो स्क्रिबल पैड है, आपके जो रफ वर्क के लिए जो आपको पैड में नोट पैड मिलता है, तो उसमें आपको लिखना जरूरी है चीजें, अदरवाइज कोई भी डेटा रिटेन नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक नंबर है 4 डिजिट का ABCD। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स इन द 1000, 100 एंड 10 प्लेस। दिस इज 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है A + B + C 14 है। ये 4 डिजिट नंबर मैंने कंसिडर किया। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द 100, 10 and unit place B + C + D is 15. Okay, and the tens place digit is 4 more than the unit place. Tens place digit is 4 more than the unit place, मतलब इससे 4 ज्यादा है। मतलब बेसिकली ऐसा लिख सकता हूं मैं DC is equal to D + 4। ओके, तो बताना क्या है हाईएस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या होगा। तो पहले देखिए आप ये दो इक्वेशन पे अगर आप ध्यान देंगे, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन अगर मैं माइनस करता हूं तो आ जाएगा B + C - B + C, ये कैंसिल, D - A इज इक्वल टू 15 - 14 यानी 1। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी A + 1। ठीक है, और C जो है डेट इज D + 4, तो C हो जाएगा आपका A + 1 + 4 यानी ये हो जाएगा A + 5। तो C की वैल्यू A के टर्म्स में, D की वैल्यू भी A के टर्म्स में मैंने निकाल लिया। अब मैं A के टर्म्स में ही क्यों ले रहा हूं वैल्यू, वो आप समझिए। बिकॉज अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर चाहिए तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारी A, ठीक है, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है 1000 डिजिट, उसको हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो अब ABCD बीइंग द डिजिट्स मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज 9 ऑब्वियसली। तो A को अगर मैं 9 लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, C जो है वो 14 हो जाएगा, बट C 14 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप ऐसा सोचिए C को आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 9। C अगर 9 लेंगे तो A कितना हो जाएगा, 4। A 4 लेंगे तो D हो जाएगा आपका 5, और B की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको लेना है, तो B कितना हो जाएगा, अब यहां से आप देख के ले सकते हैं। ठीक है, B + C + D अगर 15 है तो C + D यहाँ 14 हो चुका है, 14, तो B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो राइट आंसर वुड बी 4195। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है बराबर। सो बहुत आसान सा सवाल था ये, 4195 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी है, 3 वेरिएबल है x y z, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालना है आपको x y z। ओके, चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। आई एम सॉरी। तो पहले ये इक्वेशन आप देखिए, तो इफ आई टेक y कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल गेट y × x + z इज इक्वल टू 19। एंड दूसरी इक्वेशन में से अगर मैं z कॉमन ले लो, z × y + x इज इक्वल टू 51। And important point to be noted here is x, y, z are natural numbers. Okay. तो मतलब अगर x + z नेचुरल नंबर है तो ये पार्ट भी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये पार्ट भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो 19 को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो ओनली पॉसिबल केस इज 19 × 1। तो जिसमें से ऑब्वियसली मैं इसको 1, 19 और इसको 1 नहीं ले सकता, क्यों, बिकॉज x + z टुगेदर कैन नॉट बी 1, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर है तो दोनों की वैल्यू एटलीस्ट 1 होगी और दोनों का सम एटलीस्ट 2 होगा, तो ये सम 1 नहीं हो सकता। तो ये बात एकदम क्लियर है कि इनका जो सम है वो आएगा 19 एंड y की वैल्यू 1, तो y 1 ही रहेगा, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, आपको निकालना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x y z, तो इसमें से y तो 1 आ गया, ये बात मुझे एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब इक्वेशन आपके सामने कुछ ऐसी है, z 1 + x इज इक्वल टू 51, और इतना ही नहीं, यहां से एक और रिजल्ट मिला है कि x + z की वैल्यू भी क्या होगी, 19। अब ये सम को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर
वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसी वैल्यू रखना है एक्स और जेड की जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो और एट द सेम टाइम एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट भी क्या हो, मिनिमम हो। तो अब देखिए 51 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 51 को ब्रेक करने का एक तरीका है 1 इंटू 51। तो अगर सपोज मैं इसको 1 लेता हूं, इसको 51 लेता हूं, तो यहाँ पे उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 50, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी नेचुरल नंबर है, तो उनका सम 19 है, तो x कैन नॉट बी 50। तो 1 और 51 तो नहीं आ सकता। सेकेंड केस क्या हो सकता है 3 इंटू 17। अब 3 किसको लूँ 17 किसको लूँ, वो थोड़ा सा सोच सकते हैं आप। तो अगर मैं इसको 3 लेता हूँ लेट से और इसको 16 लेता हूँ, तो 1 प्लस 16 17 इंटू 3 51 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन पॉसिबल केस जहां पे 3 प्लस 16 ये भी बराबर आ रहा है और ये 3 है ये 16 है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं एक्स वाई जेड निकालूं, ठीक है, आप ऐसा सोचिए, अगर मैं केस ऐसा लूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे z को मैं ले रहा हूँ 3, x को ले रहा हूँ मैं 16, तो 16 प्लस 1 17 इंटू 3 51 और एक्स वाई जेड आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा बिकॉज y इज 1। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और मैं सोचूंगा यहाँ पे कि अगर उल्टा करता हूं मैं, z को मैं लेता हूं 17 और x को मैं लेता हूं ये ब्रैकेट को लेता हूं 3, तो ऐसा चलेगा क्या? देखिए अगर मैं z को लेता हूं 17 और ये ब्रैकेट को लिया 3, मतलब x के 2 वैल्यू लेता हूं, तो 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 17 51 हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नहीं सॉरी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी ये चल जाएगा, 17 प्लस 2 19 तो आ ही रहा है यहाँ पे भी। यहाँ से अगर मैं निकालू इनकी वैल्यू, तो z है यहाँ पे 17, x की वैल्यू 2, 17 इंटू 2 इंटू y की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ से x y z कितना आ जाएगा 34। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा था एक्स वाई जेड की, तो राइट आंसर वुड बी 34। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में केयरफुली सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है, तो ये इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर आ जाएगा 34। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट, लेट a एंड b बी द नेचुरल नंबर्स, और ये दो इक्वेशन दी है और आपको 2a प्लस b कितना होगा निकालना। अब दोस्तों यहाँ खास बात क्या है, देखिए यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसा बोला नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट आंसर तो आपका आना भी चाहिए वैसे भी, और एक कंस्ट्रेंट दिया है a एंड b आर दी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को ध्यान रखते हैं। तो इसमें अगर मैं a कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 14, और यहां से अगर मैं b कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा b प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 28। सॉरी, b कॉमन निकालना है। ठीक है, ओके, अब यहां पर देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालना है 2a प्लस b की। अब क्योंकि a और b नेचुरल नंबर है, तो a प्लस b ये भी नेचुरल नंबर आएगा, प्लस 1 ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, वैसे ये भी एक इंटीजर है पूरा ब्रैकेट, ये भी इंटीजर है। तो 14 को आपको दो इंटीजर्स में स्प्लिट करना है, एंड ऑब्वियसली a और b बीइंग द नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ब्रैकेट की वैल्यू भी और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू भी। ठीक है, तो 14 को आप किस तरीके से क्या क्या तरीके से ब्रेक कर सकते हो, देखिए ये वैल्यू मिनिमम 3 होगी, क्योंकि a और b नेचुरल नंबर है, तो ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो यू कांट ब्रेक इट लाइक 14 इंटू 1, इसकी वैल्यू मिनिमम 3 होगी। तो ओनली वे पॉसिबल इज 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। आप 7 इंटू 2 नहीं ले सकते, 1 इंटू 14 ले सकते हैं क्या? यस, दिस इज ऑल्सो सीम्स पॉसिबल, 1 इंटू 14 इज ऑल्सो पॉसिबल। देखते हैं, पहले अच्छे से सोच लीजिए आप अच्छे से। ओके, देखिए अगर मैं ऐसा ले रहा हूं a की यहाँ पे 2 और 7 लेता हूं ये ब्रैकेट की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, मैं कंसीडर कर रहा हूं a की वैल्यू 2 और ये पूरा वैल्यू 7, मतलब 2 प्लस 1 3 प्लस b हो जाएगा इस केस में 4। और अगर मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं तो a की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 1 और 1 प्लस 1 2 और b हो जाएगा इस केस में 12। ये दो पॉसिबल केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सेम चीज यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 पॉसिबल है क्या, थोड़ा देखते हैं।
ये अगर 7 आ रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1 7, तो b होना चाहिए यहाँ पे उस लॉजिक से b की वैल्यू कितनी होना चाहिए? अगर यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ, अगर ये ब्रैकेट 7 है तो b आना चाहिए 4, जो कि आ रहा है 4 इंटू 7 28। ठीक है, नाइस। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू लेता हूँ 14, तो 14 इंटू 2 28, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू देखिए मैच नहीं हो रही है। अगर ये ब्रैकेट 14 लेता हूं तो बाहर 2 लेना पड़ेगा, तो वैल्यू मैच नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे इस केस के हिसाब से अगर ब्रैकेट 14 है तो b की वैल्यू 12 होना चाहिए, तो ये वाला केस हो जाएगा आपका एलिमिनेट। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू एकदम सही है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, देयरफॉर 2a प्लस b की जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4, यानी आंसर आएगा 8। दैट इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कैट 22 स्लॉट 1। आगे बढ़ते हैं। Now a and b are non-negative real numbers. Non-negative means या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, such that a plus 2b is equal to 6. Then the average of maximum and minimum possible value of a plus b. तो आपको a plus b की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और उनका एवरेज लेना है। ठीक है, और इक्वेशन एक ही दी हुई है, a plus 2b is equal to 6। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से सोचेंगे। एक केस जिसमें a प्लस बी को आप मिनिमम करना चाहते हैं, और एक केस जिसमें a प्लस बी को आप मैक्सिमम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर आपको a प्लस बी को मिनिमम करना है, ये दो नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव है। ठीक है, उनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, सॉरी जीरो हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको ये ब्रैकेट मिनिमाइज करना है, लेकिन सम तो कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट मिनिमम कर रही है तो आपको b की वैल्यू मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप क्या करिए, a प्लस बी जो है ये 6 आना चाहिए ना, तो आप इसकी b की वैल्यू 6 ले लीजिए, ये मैक्सिमम, और ये ब्रैकेट 0। ऐसा चलेगा क्या बताइए? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहां पे अगर b 6 है तो a प्लस बी, जो कि दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है, उनका सम 0 कैसे आएगा? नहीं पॉसिबल है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सोचिए मैं b को 3 ले लेता हूं, तो यहां पे भी b 3 आएगा, 3 प्लस 3 बराबर 6 आ जाएगा सम, और इस केस में a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3। दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जहां मैं a को 0 कंसीडर कर लूं, b को 3 ले लूं। ठीक है, तो यहाँ पे a 0 b 3, तो इससे आपको मिल जाएगा a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 3। वही अगर मुझे उल्टा करना है, a प्लस बी मैक्सिमम, तो इसको मैक्सिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, तो b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? b बीइंग द नॉन नेगेटिव इंटीजर, b की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6। b को अगर मैं 0 ले लूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और a की वैल्यू 6, b की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो a प्लस बी की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, जो कि है 6। अब मिनिमम वैल्यू मिल गई 3, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 6, इनका अगर आप एवरेज लोगे तो कितना आ जाएगा एवरेज? 6 प्लस 3 9 बाई 2, दैट इज 4.5। दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक यूज करना है और सॉल्व हो जाएगा। और ये कंस्ट्रेंट ध्यान रखना है इसमें, a एंड b आर द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A donation box can receive only checks of 100 rupees, 250 rupees and 500 rupees. On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks. Okay, तो इतने डिनोमिनेशन के चेक्स टोटल 100 है, नंबर ऑफ चेक्स, टोटल नंबर ऑफ चेक्स रिसीव्ड वन डे इज 100,
एंड दिस 100 चेक्स अमाउंटिंग टू अ टोटल सम ऑफ 15,250। तो अगर मैं इसका सम निकालूं यानी उनकी वैल्यू निकालूं, ये टोटल वैल्यू है इन चेक्स की 15,250। देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500 रुपीज दैट डोनेशन बॉक्स में हैव कंटेन। तो आपको ये 500 रुपए वाले जितने चेक्स है उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है ये सोचना है, ठीक है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ 100 रुपए वाले एक्स चेक रिसीव हुए इस दिन, 250 वाले वाई एंड 500 वाले जेड, ओके। एंड ऑब्वियसली x plus y plus z should be 100. This would be our first equation. Total number of checks. And sum मतलब उनका अमाउंट, उनकी वैल्यू कितनी है। तो एक चेक की वैल्यू 100 रुपए, तो 100 चेक की वैल्यू 100x। वैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 250y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 500z and this should be equal to 15,250. Now clearly all numbers are multiple of 50. So if you divide complete equation by 50, you will get 2x plus 5y plus 10z is equal to, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 15250 डिवाइड बाय 50, तो पहले तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 1525 डिवाइड बाय 5 तो डेट वुड बी 305। सो लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एक काम कीजिए, मुझे देखिए z की वैल्यू निकालना है तो मैं पहले कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देता हूँ, लेट्स से x। सो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 200, ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो 2x माइनस 2x 0, 5y माइनस 2y 3y प्लस 8z इक्वल टू 105। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है, 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब देखिए y और z क्या है, नंबर ऑफ चेक्स दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, या जरूरी तो नहीं ऐसा बोल रहा है कि हर डिनोमिनेशन के चेक होंगे ही, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव में बोल सकता हूं। अब आपको z की वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ स्पेशल इक्वेशन का केस आ गया, ठीक है। तो आपको पहले एक रफली एक अंदाजे से एक सॉल्यूशन सोचना है आपको माइंड में। जैसे देखिए यहां पर मैं z की वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, तो आप 8 का मल्टीपल सोचिए जो 105 के क्लोज है, और बड़े से बड़ा मल्टीपल, जैसे 8 12 टाइम्स 96, 8 13 टाइम्स कितना होता है 104। बट अगर z की वैल्यू आप 13 लेते हैं तो 8 इंटू 13 104, 3y 1, बट 3y 1 होकर होगा तो y वुड बी नॉन इंटीजर विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये 13 तो नहीं ले सकते आप। 12 अगर लेता हूं मैं z की वैल्यू 12, 13 से ज्यादा ऑब्वियसली नहीं ले सकता बिकॉज ये 105 से एक्सीड हो जाएगी टोटल। z की वैल्यू 12 लेता हूं तो 8 इंटू 12 96, बचा कितना 9, तो यस y इक्वल टू 3, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इफ आई टेक y इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 12, then this equation is getting satisfied, therefore z max would be equal to 12. So this would be our answer. Okay, so I hope ये क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, if x and y are the real numbers such that this equation is given to us, then the value of x minus 2y. Okay, चलिए तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। इसको लिख सकते हैं हम कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए वैल्यू आपको x माइनस 2y की निकालना है, तो ये इसको मैं t मान लेता हूं, और ये t मुझे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां नजर आ रहे हैं t। मैं ना इसको कुछ नहीं छेड़ता अभी, इसको एज इट इज रखते हैं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब बाकी पार्ट को सॉल्व कीजिए, टी को ऐसे रहने दीजिए, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं। टी कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y एक्स माइनस 4y स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले लीजिए आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स प्लस 4y स्क्वायर, ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस t minus 1 whole square is equal to 0. Now if you observe this term carefully, okay, so यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस 4y(x) प्लस 4y², ये इस तरीके से आ जाएगा। नाउ इसमें से अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं ऐसा? अब देखिए, अगर x और y रियल नंबर है तो ये नंबर भी रियल होगा, ये ब्रैकेट भी रियल होगा, और दो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बोथ ऑफ देम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों जो टर्म है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब दो नॉन नेगेटिव टर्म है, उनका सम 0 है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 0। So the only possible solution for such equation is both this bracket term must be 0। मुझे इंटरेस्टेड है t की वैल्यू में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ t माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 कब हो सकता है? जब वो ब्रैकेट नंबर खुद 0 हो, यानी t माइनस 1 0, therefore t must be equal to 1। ओके, तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आपको करना था कि यहाँ पे x माइनस 2y निकालने के लिए बोला है, तो उस टर्म को हमने एज इट इज रहने दिए, बाकी को सिंप्लीफाई किए, तो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी है p और q के फॉर्म में, आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्यूब माइनस q क्यूब। ओके, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 2pq माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq। 1 सेकेंड। ओके, यस, नाउ यहां पे p क्यूब माइनस q क्यूब ये पूछा है आपसे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस बताना है। ठीक है, पहले ये वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इतने पार्ट को अगर सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। तो आप अगर p और q वाले टर्म को लेफ्ट में ले लें और कांस्टेंट को राइट में भेजें, तो ये ऐसा आएगा टर्म, देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, 29 उधर जाके प्लस 29 माइनस 20 हो जाएगा 9, यानी p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये एक्सपांशन है p माइनस क्यू होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है? या तो +3 या तो -3 का, मतलब मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं p माइनस क्यू का जो आंसर आएगा वो या तो +3 आएगा या -3 आएगा। ये पहला रिजल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, ओके, अब मान लीजिए मैं इतने पार्ट को अगर सॉल्व करता हूं, इतने पार्ट को, तो यहां से 2pq और ये लेफ्ट में आएगा 2pq, 4pq इज इक्वल टू 52 प्लस 20 72। तो यहां से p इंटू क्यू का प्रोडक्ट आएगा 18। अब यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि p और q का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब p एंड q हैव सेम साइन, p एंड q मस्ट हैव सेम साइन। तो या तो आप दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं या दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं, बिकॉज इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। एंड तीसरी चीज, एक और रिजल्ट इसका शायद मिल सकता है यहां से, इसको मैं यहां लिखता हूं, जगह नहीं है उधर। अब मान लीजिए इसको आप ये लास्ट पार्ट से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मैं पहले एज इट इज लिख दे रहा हूं, माइनस 29 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस 52 माइनस 2pq। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये इधर आके पॉजिटिव 2pq आ जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं p प्लस q होल स्क्वायर। 29 को राइट में भेजेंगे तो 52 प्लस 29 81 हो जाएगा, यानी यहां से क्या मिल रहा है, किस नंबर का स्क्वायर 81 होगा? प्लस या माइनस 9 का, मतलब p प्लस q का जो सम है वो आएगा प्लस और -9। तो ये तीन रिजल्ट मिलेंगे, इनका सम
या तो पॉजिटिव 9 है या नेगेटिव 9 है, इनका डिफरेंस या तो पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3 और इनका प्रोडक्ट 18। तो आपको बताना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए मैं यहां से केसेस बनाना शुरू करूंगा। P इंटू क्यू 18 लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए P और Q की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं और उसके हिसाब से P क्यूब माइनस क्यू क्यूब क्या आएगा ये देखते हैं अपन। मुझे प्रोडक्ट लेना है 18 और साइन सेम लेना है दोनों का ऑब्वियसली। तो एक पॉसिबिलिटी है कि P 18 और 1 अगर मैं लूं, देखिए 18 और 1 लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ना तो इनका सम 9 आ रहा है या प्लस 9 आ रहा है, ना ही इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये ऐसा तो नहीं ले पाएंगे हम। हाँ अगर 6 और 9 लेता हूं मैं तो यस इनका 6 और 9 सॉरी नॉट 9 6 इंटू 3 इज 18। तो 6 और 3 लेता हूं तो इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, सम भी 9 आ जाएगा और प्रोडक्ट भी 18 आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस जिसमें 6 का क्यूब यानी 216 माइनस 3 का क्यूब 17 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब इज 27 सॉरी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 189। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस। अच्छा अगर मैं उल्टा ले लूं तो 3 और 6, तो उससे क्या होगा उल्टा लेने से, 3 P की वैल्यू 3 Q की वैल्यू 6, तो तब भी डिफरेंस तो आ जाएगा आपका P माइनस क्यू माइनस 3 और सम तब भी 9 आ रहा है, तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 27 माइनस 216 यानी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 189। ओके ओके, P का क्यूब यानी 3 क्यूब 27, Q का क्यूब यानी 6 का क्यूब 216, 27 माइनस 216 माइनस 189। ओके और कोई पॉसिबिलिटी, दोनों को मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, ऐसी दोनों को नेगेटिव भी तो ले सकता था। P की वैल्यू -6 Q की वैल्यू -3, ऐसे केस में प्रोडक्ट 18 आ रहा है, सम उनका -9 आ जाएगा, डिफरेंस उनका 3 दिख रहा है आपको डिफरेंस, तो वो भी चलेगा। P माइनस क्यू -3 डिफरेंस है चलेगा। तो यहां से -6 का क्यूब -216 एंड -3 का क्यूब 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +27 हो जाएगा -189। और यहां अगर उल्टा लेता हूं -3 -6 तो ये हो जाएगा -27 प्लस 216 तो ये हो जाएगा +189। तो दीज आर द ओनली पॉसिबल 4 केसेस। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है +189, मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी -189। तो यहाँ पे P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का आपसे पूछा था डिफरेंस, किया जाएगा 189 माइनस ऑफ -189, तो डेट वुड बी 378। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कैट 23 में स्लॉट 2 में। आई होप ये क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For some real number a and b, the system of equation x plus y equal to 4 and a plus 5 times of x plus b square minus 15y is equal to 8b has infinitely many solution। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप बीच में वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है चलिए, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है एक्स और वाई के लिए, तो ए और बी के प्रोडक्ट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ओके तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो है a प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी सॉरी ऑफ x प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 8b। ठीक है, दूसरी इक्वेशन दी है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन इज a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन टॉपिक में हमने देखे थोड़ी देर पहले। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज a1, दिस इज a2 सॉरी दिस इज b1, दिस इज c1, दिस इज a2 यानी 1, ये 1 हो जाएगा b2 एंड दिस 4 वुड बी c2। तो इक्वेशन कैसे आएगी? a प्लस 5 बाय 1
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 15/1 इज इक्वल टू 8b/4। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ए और बी की। तो आप पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4 से 8 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन रही है, बी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 2b। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्वाड्रेटिक बन रहा है, आपको इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो ऐसा स्प्लिट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3b इज इक्वल टू 15, सॉरी माइनस 15 इक्वल टू 0। तो b अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो b माइनस 5, सेम चीज यहाँ पे ही बचना चाहिए, तो ये बचेगा 3। यहाँ से ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगी, b माइनस 5 कॉमन निकाल के, और फाइनली क्या मिलेगा आपको, b की वैल्यू या तो 5 और b की वैल्यू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता था 2b, 8b/4 यानी 2b। a plus 5 is 2b, तो what would be a plus 5 2b, यानी a plus 5 is equal to 10 in this case, and a plus 5 2b यानी -6 in this case। ठीक है, मैंने क्या किया, a plus 5 को 2b से इक्वेट किया है, यहाँ b था 5 तो 2b 10 -3 तो 2b -6। यहाँ से a की वैल्यू एक मिलेगी 5, दूसरी a की वैल्यू मिलेगी -11। ठीक है, अब a मिल गया आपको, b मिल गया दोनों केसेस में। अब आप प्रोडक्ट निकालो a इंटू बी, यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना 25, और यहाँ पे -3 इंटू -11 a इंटू बी हो जाएगा 33। तो दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 33। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, तो ये था 23 स्लॉट 3 का क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का एक कंडीशन लगा के सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। A shop wants to sell a certain quantity in kg of grains। ओके, एक सर्टेन क्वांटिटी है ग्रेन की जो एक शॉप सेल करना चाह रहे हैं। It sells half the quantity and additional 3 kg of this grain to the first customer. Then it sells half of the remaining quantity and additional 3 kg of this grain to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and additional 3 kg of this grain to the third customer, there are no grains left. Okay. तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो इनिशियल क्वांटिटी है ग्रेन की, उसमें से हाफ से 3 यूनिट ज्यादा वो फर्स्ट कस्टमर को हम दे रहे हैं। फिर जो बच जाएगा रिमेनिंग, उसका हाफ से 3 kg ज्यादा हम सेकेंड कस्टमर को दे रहे हैं। फिर जो ग्रेन बच जाएंगे उसमें से फिर से हाफ से 3 kg ज्यादा हम थर्ड कस्टमर को दे रहे हैं। दिस इज फर्स्ट कस्टमर, सेकेंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, एंड थर्ड कस्टमर को ये ग्रेन्स देने सेल करने के बाद जब फाइनली शॉपकीपर के पास कितना बच रहा है, देयर आर नो ग्रेन्स लेफ्ट, मतलब यहाँ क्वांटिटी हो जाएगी 0। तो आपको बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन कितना था शॉप में। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हर जगह हाफ प्लस 3 वाला केस है। यहाँ पे हर जगह अपन कस्टमर को हाफ से 3 kg ज्यादा दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखें, अगर मैं दोनों को पहले कस्टमर को हाफ अगर सेल करता तो रिमेनिंग कितना होता, हाफ, लेकिन मैंने हाफ से 3 kg ज्यादा सेल कर दिया फर्स्ट कस्टमर को, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, हाफ -3। वैसे यहाँ पे जो बचा है उसके हाफ से 3 ज्यादा हमने सेकंड कस्टमर को दे दिया, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, हाफ -3, एंड सेम लॉजिक से यहाँ पे भी आएगा हाफ -3। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर रियलाइज होना चाहिए वो ये है कि अगर ये हाफ -3 है, ये हाफ +3 है, तो इससे 6 यूनिट ज्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है ना, अगर आप इनको माइनस करेंगे आपस में, तो हाफ +3 एंड हाफ -3, इनमें डिफरेंस कितना आएगा, 6। तो दिस इज 0, दिस इज 6, 0 + 6, यहाँ पे सम आ जाएगा 6। फिर अगर ये 6 है तो इससे 6 ज्यादा यहाँ आ जाएगा 12, बिकॉज अगेन हाफ +3 और हाफ -3 में 6 का डिफरेंस है। 12 + 6 18, एंड बाय सेम लॉजिक यहाँ पे +6 आ गया, यहाँ पे भी +6 आ जाएगा, 18 + 6 24,
and 24 plus 18 42. So right answer would be option D. तो बिना इक्वेशन फॉर्म करे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा दिया है कि कुछ लोग हैं उसमें से इतना हाफ पार्ट इधर है, रिमेनिंग इतना है, रिमेनिंग में से इतना इधर गया, बाकी बचा हुआ इतना हुआ, इस टाइप से जब डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ये वाला अप्रोच फ्लो डायग्राम का यूज कर सकते हैं। बिना इक्वेशन फॉर्म के ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let x, y, z be the real number satisfying these equations, then a equals, तो a की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो दो इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पे a दिख रहा है और ये a की ही वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये a की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन कंबाइन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन से इसको देखते हैं सॉल्व करने के। तो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is equal to 4 times x minus y minus z is equal to 3 plus a, sorry I mistake, ये जो टर्म है ना 4 times x minus y minus z this is equal to 3 plus a, ये ऐसा हो जाएगा। सॉरी देखिए मैंने ये साइड पहले लिख दिया 3 plus a यानी ये टर्म 3 plus a is equal to this वैल्यू। ठीक है, चलेगा ऐसा? ओके, नाउ वेरिएबल बहुत सारे यहाँ पे 4 वेरिएबल है और आपको a की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। तो देखिए इसमें अगर मैं ब्रैकेट सारे ओपन कर दूं तो हो जाएगा कुछ ऐसा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4y माइनस 4z। ओके, नाउ अगर मैं सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले लिया। अब यहां से अगर आप सोचिए ये 3 को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर दूं कुछ इस तरीके से, प्लस वन करके मैं 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। अब ये चीज दिमाग में कैसे आएगी, देखिए सबसे पहली चीज वेरिएबल बहुत सारे हैं, इक्वेशन कम है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ऐसा भी कुछ वैल्यू नहीं दिया है, ए की वैल्यू पूछा इक्वल, तो एक डेफिनेट आंसर आएगा। और यूजली इस टाइप के इक्वेशन में डेफिनेट आंसर निकालने के लिए आपको ये इस टाइप का कुछ अप्रोच फॉलो करना पड़ता है, जहां पे इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और वहीं से एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलती है, जैसे यहाँ पर भी था। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो एक ही इक्वेशन दी थी, ये दोनों इक्वल है, 2 इक्वेशन नहीं दी थी, फिर भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही केस है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये एक एक्सपांशन किसका बन गया है, दिस इज एक्सपांशन फॉर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज एक्सपांशन फॉर 2y प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्सपांशन फॉर 2z प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो ये जो टर्म्स हैं ये भी रियल होंगे ऑब्वियसली, तीनों ब्रैकेट, और तीनों रियल नंबर के स्क्वायर वुड बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड 3 नॉन जीरो नंबर्स का सम अगर 0 है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों टर्म्स इंडिविजुअली 0 है। तीनों टर्म 0 है यानी तीनों के स्क्वायर 0 है, तो जो ब्रैकेट वाले तीनों टर्म 0 होंगे। तो एक वैल्यू मिल गई आपको 2x माइनस 1 0, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको a की वैल्यू निकालना है, तो आई वांट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ, y की वैल्यू मिल जाएगी -1/2 इन z की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सारी इस इक्वेशन में। फाइनली ये वाली इक्वेशन में आपको a चाहिए ना,
तो a would be equal to 4 times x square plus y square plus z square. X square would be 1 by 4, y square would be 1 by 4 and z square will also be 1 by 4. तो ये हो जाएगा 4 into 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 3 by 4, 4 4 would get cancelled and final answer would be 3. That is option A. Okay. तो याद रखिए जब भी ऐसा नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, एक मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज नहीं कर रहा है और इस टाइप के स्क्वायर वगैरह दिख रहे हैं इक्वेशन में, तो यूजली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उससे सॉल्व होता है. ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है. और वही लॉजिक यहाँ पे यूज होता है कि सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो सभी इंडिविजुअल जो बेस है या ब्रैकेट है टर्म उनकी वैल्यू 0 होगी. वो लॉजिक पे बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आ चुका है इससे पहले. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ अगेन सिमिलर टाइप, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो परफेक्ट स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझे. चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन आपको दी हुई है. सो यहाँ पे अगर सोचिए आप इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर तो ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो उसको ऐसा 4 कॉमन, ये सॉरी ऐसा निकालना पड़ेगा. 4 कॉमन निकाल के कुछ फायदा यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचते हैं. देखिए यहाँ पे ये है 2x का होल स्क्वायर, ठीक है. ये अगर मैं लूटिए 2x का होल स्क्वायर है, ये टर्म को लिख सकता हूं 2 इंटू 2x इंटू वाई. तो सोचिए अगर आप इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसका एक्सपांशन क्या आएगा? इसका एक्सपांशन आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy जो कि है दिया हुआ है, और तीसरा टर्म आएगा y स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे 4y स्क्वायर है, मुझे तो चाहिए y स्क्वायर. तो एक काम करते हैं ना, हम इसको ना ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से. 4y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें, आई कैन राइट दिस एज 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर. ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, तो ये बचा 3y स्क्वायर और बाकी का टर्म एज इट इज. समझ में आया? मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से सोचा कि अगर मुझे ये टर्म दिख रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ 2ab टाइप, ऐसा कुछ है. ये 2x ध्यान कहाँ से आया? बिकॉज दिस इज 2x का होल स्क्वायर. तो वहां से समझ में आया जो b है यहाँ पे 2ab में b होना चाहिए y, और जब एक्सपांशन में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हैं तो b का स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए. यहाँ y स्क्वायर डायरेक्ट नहीं था, 4y था, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया. अब इतने पार्ट को अगर आप देखोगे तो दिस इज एक्सपांशन ऑफ 2x माइनस वाई होल स्क्वायर. चेक कर लीजिए एक बार आप, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 2ab माइनस 2ab मिड भी माइनस 4xy एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर. और अच्छी बात यह है, देखिए यहाँ से भी आप 3 को कॉमन अगर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? इसको, ये एक्सपांशन है y माइनस 1 होल स्क्वायर का. अब अगेन सेम लॉजिक यहां पे हम यूज कर सकते हैं. 2 नंबर x और y रियल है तो ये भी रियल नंबर आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा. उनके स्क्वायर का सम पॉजिटिव है तो दिस इज पॉसिबल. ये टर्म भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रहेगा, स्क्वायर है तो ये टर्म भी नॉन नेगेटिव रहेगा, और उनका सम लेकिन 0 है. तो 2 नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली 0 हो. तो ये इसको अगर 0 से इक्वेट करूंगा तो y माइनस 1 का स्क्वायर 0, यानी y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 1 होगी. और y की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे रखता हूँ तो ये जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें से y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हाफ. एंड इफ यू पुट x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में 4x प्लस 5y, दैट वुड बी 4 इंटू हाफ प्लस 5 इंटू 1, 2 टाइम्स 4, 2 प्लस 5, आंसर वुड बी 7. तो ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, टीटा टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा 7.
ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जिस भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां कितने सारे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ, तो दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक। ये दूसरा क्वेश्चन था इससे पहले जो यहाँ पे सॉल्व किए, यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉजिक आया। देखिए, तो ये बहुत कॉमन लॉजिक है, कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसपे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। यस, now for some constant real number p, k and a, p, k, a and are the real number, the following, consider the following systems of linear equation in x and y। ये दो इक्वेशन दिए। a necessary condition for the system to have no solution for x, y is okay, no solution। तो पहली इक्वेशन है px minus 4y इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस ky इक्वल टू a। तो चलिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बताइए। फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन थी, a1 by a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 by b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, चलिए, तो a1 by a2 p by 3 मस्ट बी इक्वल टू -4 by k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2 by। तो एक एक करके हम तीनों केस कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं पहले ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, पी के इज इक्वल टू -12, यानी बेसिकली ऐसा आ रहा है पी के प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी के या के पी प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 आ रहा है, पर ये इसमें बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बार ना ये दोनों को इक्वेट करके देखते हैं अपन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4a इज इक्वल टू 2k। ठीक है, ये दोनों पर -4a इज नॉट इक्वल टू 2k, आई एम सॉरी। अब 2 से 2 टाइम अगर मैं कैंसिल करूं तो ऐसा होगा -2a नॉट इक्वल टू k। ओके, और इसको एक तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा k -2a उधर जाके +2a नॉट इक्वल टू 0, k plus 2a not equal to 0। yes, right answer would be option A। ठीक है, बाकी अगर आप तीसरा केस यहाँ पे लेते हो, एक तरीका और है कि आप ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक चीज और कर सकते थे, a इंटू पी, मतलब ये वाला केस आप ले सकते थे, p by 3 इज नॉट इक्वल टू 2 by a। तो यहाँ से क्या मिलता है, ap नॉट इक्वल टू 6, यानी ap -6 नॉट इक्वल टू 0। तो AP -6 इक्वल टू 0 दिया है, तो वो केस ये दोनों ऑप्शन गलत होते हैं ऑब्वियसली, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगेन कंसिस्टेंसी पे एक क्वेश्चन आया, नो सॉल्यूशन, इससे पहले एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमने सीखे आज। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, now a minus 6b plus 6c is 4, 6a plus 3b minus 3c is 50, a b c are real numbers, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है 2a plus 3b minus 3c। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है और ये जो टर्म मुझे निकालना है, उनमें b और c वाला टर्म सेम है, बस a का फर्क दिख रहा है आपको, 6a और 2a। तो सोचिए अगर मैं 6a को 2a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, -4a, तो आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल टू 50 माइनस 4a, और यही तो वैल्यू आपको निकालना है। मतलब है अगर आपने a की वैल्यू अगर किसी तरह निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब वेरिएबल 2 है, सॉरी वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, a की वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों में से a की वैल्यू कैसे निकालना है मुझे, इन दो इक्वेशंस में से, तो आप ऐसा सोचिए a की वैल्यू निकालना है तो आपको b और c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन तो ये ऐसी है, दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी दी है, तो आपको b और c को एलिमिनेट करना है। तो आप पहले b यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो सेम है दोनों का। तो हमने जो स्पेशल केस पढ़े थे यार, स्पेशल केस हमने क्या पढ़े शुरू में, अगर 2 वेरिएबल है 3 इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूं,
इनके रेशियो सेम है, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है तो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। वही लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को इंटू 2 कर देता हूं, ये हो जाएगा 12a प्लस 6b माइनस 6c इज इक्वल टू 100। ओके, चलिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। बताइए दोनों को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं ताकि b और c एलिमिनेट हो जाए। यहाँ साइन अपोजिट है तो ऐड कर लीजिए आप, 1 प्लस 2, तो a प्लस 12a 13 है, माइनस 6b प्लस 6b कैंसिल, प्लस 6c माइनस 6c 0, 100 प्लस 4 104, 13a इज 104 यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8, a की वैल्यू 8 यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 4 इंटू ए यानी 8, 32, 50 माइनस 32, फाइनल आंसर वुड बी 18 यानी ऑप्शन ए। ओके, तो आसान क्वेश्चन था ये, अगर आप इसको ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if m and n are the integers such that this equation is satisfying, find the maximum possible value of 2m minus 3m। अब आपको ये डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। m और n इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है नहीं बोला है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि हम m को ज्यादा से ज्यादा ले और n को कम से कम ले ताकि डिफरेंस मैक्सिमाइज हो। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल केस क्या है, m पॉजिटिव हो और n नेगेटिव होना चाहिए, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। n नेगेटिव होगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और हमको पॉजिटिव मतलब बढ़ जाएगा और वो तो और अच्छी बात है, और m पॉजिटिव लेना है, n नेगेटिव लेना है आपको। अब आप अगर m पॉजिटिव n नेगेटिव लेना चाहते हो तो पॉजिटिव नंबर वुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, यहाँ m शुड बी ग्रेटर देन n, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ये वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए m जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, n जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जितना छोटा मतलब आप नेगेटिव भी ले सकते हो n को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये दो ब्रैकेट पे ध्यान देकर, यहां पर दोनों में एक टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, m प्लस n प्लस एक्स्ट्रा n है, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूं m प्लस n प्लस m। तो ये टर्म तो दोनों में कॉमन है, एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे n है, एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे m है, और m n से ग्रेटर है, मतलब ये दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसके कंपैरेटिवली ये दूसरा ब्रैकेट बड़ा होगा। तो अब आपको ये 27 के दो फैक्टर्स लेना है, m और n अगर इंटीजर है तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू भी इंटीजर होगी। तो आपको 27 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि राइट वाला ब्रैकेट बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट वाला ब्रैकेट छोटा होना चाहिए। ठीक है, m पॉजिटिव n नेगेटिव आपको यहाँ पे लेना है। तो चलिए यहाँ पे पॉसिबल केसेस यहाँ पे देखते हैं। तो एक पॉसिबल केस क्या ऐसा हो सकता है क्या, बताइए, 1 इंटू 27। अगर मैं ऐसा लेता हूं इसमें, तो यहाँ पे मतलब यह है कि m प्लस 2n की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1 और 2m प्लस n की वैल्यू ले रहा हूं मैं 27। इनको अगर ऐड करेंगे तो 3m प्लस 3n 28 आएगा, यानी m प्लस n इंटू 3 28। तो देखिए इस लॉजिक के हिसाब से m प्लस n जो इंटीजर आना चाहिए, बट विच इज 28/3 इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब ये 1 और 27 वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठेगा। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 3, 9। तो अगर मैं 3 और 9 लेता हूं, ये पहली ब्रैकेट की वैल्यू 3, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 9, तो यहां से m प्लस 2n 3, 2m प्लस n 9, इनको आप अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, यानी m प्लस n आ जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा तो 4। अब ये एक इक्वेशन को देखिए, ये एक इक्वेशन को देखिए, इनको आप डिफरेंस अगर लेते हो आप इनका, तो m माइनस m 0, 2n माइनस n, n 3 माइनस 4 1, तो एक तो n की वैल्यू -1 आएगी, और n को अगर -1 रखते हैं तो m हो जाएगा 4। तो इस लॉजिक से ये अगर ये तो नहीं पॉसिबल है, इसके हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू आएगी 4, n की वैल्यू -1, और जो वैल्यू आपको चाहिए 2m माइनस 3n, 2 इंटू 4 8,
-3 इंटू -1 +3, 8 + 3 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इससे बड़ी ये वैल्यू लेना है और 27 को ब्रेक करने की यही तरीका है, क्योंकि 27 के 4 ही फैक्टर है, लेकिन इसको उल्टा मैं नहीं लिख सकता बिकॉज 9 इंटू 3 वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि m ही बड़ा चाहिए हमको मैक्सिमाइज करने के हिसाब से। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर दिया है, नेगेटिव नहीं दिया है, तो मैं एक पॉसिबिलिटी और देखूंगा कि -3 और -9 लेता हूं, तो बड़ी वैल्यू ये लेना है, तो -3 इज ग्रेटर, -9 इज स्मॉलर। तो ये भी एक केस जरूर हम कंसिडर करना चाहेंगे। 27 और -1 और -27 नहीं लेंगे, उसमें सेम प्रॉब्लम होगी जो यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लू m + 2n इसकी वैल्यू -9 लेता हूं और 2m + n इसकी वैल्यू में -3 लेता हूं और इनको ऐड करता हूं, तो ये आ जाएगा 3m + 3n = -12। 3 से डिवाइड करेंगे तो m + n -4। अब इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन पे इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, m - m कैंसिल, 2n - n, n -4 -9 -4 यानी -9 + 4, ये हो जाएगा n की वैल्यू -5। ठीक है, और अगर n की वैल्यू -5 लेता हूं तो -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, तो m आ जाएगा 1। m1 और n -5, चलिए इसके हिसाब से m1 और n -5 ये वैल्यू कितनी होगी देखिए, 2 × 1 2, -3 × -5 +15, 2 + 15 17। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे 17। ओके, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 17। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ if a, b, c and d are integers such that their sum is 26, a + b + c + d is 26 नहीं सॉरी 46, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a - b² + a - c² + a - d² = कितनी हो गया? देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, a b c d इंटीजर है जिनका सम 46 है और इस टर्म की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सभी टर्म्स स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो होती है वैसे 0, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस है, तो मुझे तीनों डिफरेंस को मिनिमाइज करना। डिफरेंस जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना अच्छा है हमारे लिए, वैल्यू उतनी मिनिमम आएगी। और ये ABCD इंटीजर है, तीनों टर्म में a कॉमन है, तो मुझे b, c और d तीनों का डिफरेंस a से मिनिमम लेना है और चारों को इंटीजर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट चारों वेरिएबल को इक्वल कंसीडर करेंगे, वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब 46 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11.5 होगा, तो 11.5 तो नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर है, तो आप 2 को 12 ले लीजिए, 2 इंटीजर को 11 ले लीजिए, तो 46 आ जाएगा इजिली। तो इससे अलावा और क्या आएगा आंसर, एकदम सिंपल है, डिफरेंस यहाँ पे मिनिमम आएगा। तो a - b is 0², a - c 1², a - d 1², तो आंसर आ जाएगा 2। अगर आप कोई और तरीका सोच रहे हैं कि नहीं a को कुछ ऐसा अलग ले लेते हैं, तो उससे नहीं आएगा आंसर। जैसे अगर आप 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, सपोज थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया इसको, 13 12 11 10 ऐसा कुछ आप ले लेते हैं, तो अननेसेसरी वो डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल केस, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इसका आ जाएगा 2। Okay, and guys, finally we have reached the last question. Suppose a, b, c are the 3 distinct natural numbers such that 3ac is equal to 8 times a plus b, then the smallest possible value of 3a plus 2b plus c is equal to, okay, अब देखें a, b, c 3 distinct natural numbers हैं और आपको इसकी वैल्यू मिनिमम करना है। तो ये मिनिमम करने के लिए ए बी सी तीनों को आपको मिनिमाइज करने के लिए सोचना है, और ए बी सी तीनों को मिनिमम तो करना ही है और ए बी सी को नेचुरल नंबर भी लेना है। तो इनकी वैल्यू बहुत छोटी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे एकदम छोटे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये 3ac इज इक्वल टू 8 टाइम्स a प्लस b, ठीक है। तो अगर मुझे ये सम को मिनिमम करना है, a और b की वैल्यू मिनिमम करना है, तो सम भी मिनिमम करना पड़ेगा। ये टर्म 3 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस 2 टर्म्स कुड बी 24।
ठीक है। 24 ही क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ए और सी नेचुरल नंबर है, ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू 3 का मल्टीपल, इंटीजर वैल्यू 8 का मल्टीपल, तो ये वैल्यू जो भी है इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 24, और क्योंकि मुझे वैल्यू मिनिमम करना है तो मैं मिनिमम पॉसिबल मल्टीपल लूंगा 24। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू 3 हो सकती है और c की वैल्यू a इंटू सी की वैल्यू आपकी 8 हो सकती है। अब ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू आपको प्लग इन करना है जिससे ये वैल्यू मिनिमम हो, पॉसिबिलिटी सोचना है आपको। अब एक पॉसिबिलिटी है 1 इंटू 8 लेता हूं मैं, तो 8 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वैसा हम नहीं लेना चाहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और ए और सी में से अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूं, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1, तो ये 1 to 8 आ तो जाएगा, बट यहाँ पे सम कितना आएगा आप सोचिए। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 8 हो जाएगा, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 8, 3 4 8, ये टोटल हो जाएगा 15 के करीब, जो कि थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको नहीं लेना चाहूंगा ऑब्वियसली ऐसा। तो 8 को और किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं अपन? 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 ए और सी, तो ए का कोफिशिएंट ज्यादा है, सी का कोफिशिएंट कम है, तो मैं ए की वैल्यू छोटी लेना चाहूंगा, क्योंकि ए जितना भी लूंगा उसका ट्रिपल हो जाएगा फाइनल उसमें वैल्यू में। तो ए को मैं 2 लूंगा, सी को मैं 4 लूंगा, और ए को अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां से बी आ जाएगा 1। तो ऐसा ये वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके, मीन्स ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1। ए बी सी नेचुरल नंबर है और इनकी वैल्यू भी छोटी आ गई, तो आई डोंट थिंक इससे अच्छा आंसर आपको मिल सकता है, और वो भी 4 सबसे बड़ी उस वैल्यू के लिए आया जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3a प्लस 2b प्लस c, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 आई एम सॉरी प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, एंड 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये? 12। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 12 दिस टर्म। तो आई होप दोस्तों ये आपका सेशन हेल्पफुल रहा है आपके लिए। इसी तरह से मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा दूसरे टॉपिक्स के लिए भी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए, और जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इफ यू फाइंड दिस सेशन हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।